सामंतों की जो अगली श्रेणी छात्रों वो है, उसमें अब हम देखते हैं छात्रों कि हाड़ौती के सामंतों का वर्गीकरण। हाड़ौती के सामंत छात्रों, हाड़ौती के सामंत किस प्रकार से छात्रों, हाड़ौती के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, कोटा व बूंदी। हाड़ौती के अंदर कौन से राज्य आते हैं, कोटा व बूंदी राज्य आते हैं छात्रों। तो यहाँ पर छात्रों जो वर्गीकरण था, वर्गीकरण किस प्रकार से था, हाड़ौती में सेवा के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर, सेवा के आधार पर वर्गीकरण होता था छात्रों। किसके आधार पर होता था, सेवा के आधार पर वर्गीकरण होता था। और ये छात्रों जैसे देशरथी सामंत की श्रेणियां थी, देशरथी सामंत। देश में वह सामंत या देश में रहकर रक्षा करने वाले, देश में रहकर रक्षा करने वाले सामंत, देश में रहकर रक्षा करने वाले सामंत कौन से सामंत कहलाते थे, देशरथी सामंत। ऐसे सामंत जो हाड़ौती के क्षेत्र में था, कोटा के क्षेत्र में रहकर ही जो रक्षा करते थे, अर्थात अपने देश के अंदर रहकर ही देश की रक्षा करते हैं, कौन से सामंत कहला रहे हैं, देशरथी सामंत। हाड़ौती की सामंत सेवा के आधार पर कहां पर वर्गीकरण किया, कोटा रियासत थी। कोटा रियासत ने क्या किया कि सेवा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। हजूरथी सामंत, ये सामंत कौन से थे छात्रों, ये सामंत थे राजा के साथ मुगल सेना में रहकर, राजा के साथ मुगल सेना में रहने वाले, राजा के साथ मुगल सेना में रहने वाले। अभी देखेंगे किस प्रकार छात्रों एक्सप्लेन करेंगे इसे अपन। राजवी, राजा का निकट संबंधी, राजवी सामंत जोधपुर रियासत में भी था, अर्थात मारवाड़ में भी, और यहाँ पर भी छात्रों राजा का निकट संबंधी छात्रों अमीरी उमराव अन्य सामंत छात्रों जो हाड़ौती के सामंतों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। हाड़ौती के अंदर कोटा व बूंदी रियासतें आती थी, तथा जो हाड़ौती में सेवा के आधार पर जिस प्रकार की सेवा करेंगे उसी प्रकार के वो सामंत कहलाएंगे। तो इस प्रकार छात्रों जो हाड़ौती में क्या कि सेवा के आधार पर वर्गीकरण किया गया। और देशरथी सामंत, देश में रहकर रक्षा करने वाले सामंत क्या कहलाए, देशरथी सामंत कहलाए। हजूरथी सामंत राजा के साथ में जो मुगल सेना में रहकर सेवा करते थे वो क्या कहलाए, हजूरथी सामंत कहलाए। राजवी सामंत, राजा का निकटतम संबंधी क्या कहलाया, राजवी सामंत कहलाया। अमीरी उमराव ये क्या थे, अन्य सामंत थे। कौन से सामंत थे, ये अन्य सामंत थे छात्रों, अन्य सामंत। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये हाड़ौती के सामंतों का वर्गीकरण किया गया छात्रों। इसके अतिरिक्त जो बीकानेर के सामंत, हाड़ौती के सामंत छात्रों हमने देखे। अब देखेंगे बीकानेर रियासत के सामंत, बीकानेर के सामंत छात्रों जो बीकानेर के सामंत थे इनकी श्रेणियां थी, 3 श्रेणी। कितनी थी, 3 श्रेणी। बीकानेर के सामंतों की कितनी श्रेणियां थी, 3 श्रेणियां थी छात्रों। और वो कौन कौन सी थी, प्रथम श्रेणी। इसके अंतर्गत कौन से सामंत आते थे छात्रों, वंशानुगत सामंत, जो राव बीका के वंशानुगत सामंत जो
राव बीका राठौर के, राव बीका राठौर, इन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की थी छात्रों। राव बीका राठौर के वंशज थे। द्वितीय श्रेणी के सामंत, द्वितीय श्रेणी के सामंत रक्त संबंधी, द्वितीय श्रेणी के सामंत कौन थे? रक्त संबंधी। अन्य जो रक्त संबंधी थे, अन्य रक्त संबंधी। तथा तृतीय श्रेणी के सामंत, तृतीय श्रेणी के सामंत कौन से थे छात्रों? तृतीय श्रेणी के अन्य राजपूत। तो छात्रों इस प्रकार से जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी का सामंत कौन है? वंशानुगत सामंत जो राव बीका राठौर, जिन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की, उन बीका राठौर के ये वंशज है वो कौन सा था? फर्स्ट ग्रेड अर्थात प्रथम श्रेणी का क्या था? सामंत था, फर्स्ट ग्रेड का सामंत था ये। और सेकंड ग्रेड का सामंत कौन है यहाँ पर? ये अन्य रक्त संबंधी, अर्थात जो बीकानेर राज परिवार से संबंधित जो अन्य व्यक्ति है, उनके सगे संबंधी है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो कौन है? अन्य रक्त संबंधी है। तथा तृतीय श्रेणी के जो सामंत है, अन्य राजपूत, जो कि अन्य स्थानों से आकर बीकानेर के अंदर बसे हुए हैं। इस प्रकार के जो अन्य राजपूत है ये कौन से? तृतीय श्रेणी के सामंत हैं। छात्रों इसके अतिरिक्त जैसलमेर के सामंत, जैसलमेर के सामंत कौन से थे छात्रों? जैसलमेर के सामंत थे दो श्रेणी। इस श्रेणियां कितनी थी? 2 श्रेणी थी। पहली श्रेणी कौन? प्रथम श्रेणी के सामंत और द्वितीय श्रेणी। तो छात्रों प्रथम श्रेणी के सामंत कौन से थे? प्रथम श्रेणी के सामंत थे दावी तथा जीवनी। प्रथम श्रेणी के कौन थे? दावी। प्रथम श्रेणी के सामंत को क्या कहते थे? दावी कहा जाता था। द्वितीय श्रेणी के सामंत को जीवनी। प्रथम श्रेणी के सामंत को क्या कहते थे? दावी कहते थे। तथा द्वितीय श्रेणी के सामंत को क्या कहते थे? जीवनी कहा जाता था। छात्रों अन्य सामंत, जो अन्य सामंत थे वो अन्य सामंत कौन से थे? अन्य सामंत भौमीय सामंत तथा ग्रासीय सामंत, भौमीय सामंत तथा ग्रासीय सामंत। छात्रों भौमीय सामंत कौन से थे? भौमीय सामंत मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे भौमीय सामंत कहलाते थे। मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे भौमीय कहलाते थे। इनको दी जाने वाली जागीर वापस नहीं ली जाती थी। ग्रासीय सामंत कौन से थे छात्रों? ग्रासीय थे वे जागीरदार जो सैनिक सेवा के बदले
सैनिक सेवा के बदले, जो सैनिक सेवा के बदले भूमि की उपज का ग्रास, वे सामंत जो सैनिक सेवा के बदले, वे सामंत जिन्हें सैनिक सेवा के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, और यह सामंत भूमि की उपज का ग्रास, उपज का मतलब ग्रास, भूमि की उपज का, भूमि की उपज का उपयोग करते थे। भूमि की उपज का उपयोग करते थे। छात्रों, ग्रासीय सामंत कौन कौन से थे? वे सामंत जिन्हें सैनिक सेवा के बदले भूमि प्रदान की जाती थी और यह सामंत भूमि की उपज का ग्रास उपयोग करते थे, ये क्या कहलाते थे? ग्रासीय सामंत। अर्थात वह सामंत जो युद्ध के अंदर वीरता पूर्वक युद्ध के अंदर वीरता दिखाते थे तथा उनको सैनिक सेवा के बदले जागीर प्रदान की जाती थी, तो ये क्या, और उस जागीर से जो भी अनाज उत्पन्न होता था या जो टैक्स आता था, उस टैक्स का उपयोग करने वाले सामंत क्या कहलाते थे? ये सामंत कहलाते थे, ये ग्रासीय सामंत कहलाते थे। छात्रों, भौमीय सामंत मातृभूमि की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को जो प्राप्त हो जाते थे वो भौमीय सामंत कहलाते थे, तथा इनको दी जाने वाली जागीर पुनः वापस कभी भी नहीं ली जाती थी। तो छात्रों, भौमिया जी कौन है? भौमिया जी आपने देखा होगा कि गांव-गांव के अंदर भौमिया जी महाराज का स्थान होता है। तो ये भौमिया जी कौन है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए ये शत्रु सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, वो क्या कहलाए? भौमिया जी कहलाए। छात्रों, इसी प्रकार से जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे वो भौमिया जी कहलाते थे, और इनको जो जागीर दी जाती थी वो जागीर पुनः वापस कभी भी नहीं ली जाती थी। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये जो सामंत थे कौन से? भौमीय सामंत तथा ग्रासीय सामंत। छात्रों, मारवाड़ के जो ये सामंत थे छात्रों, इन सामंतों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की जो इसके अंदर जो कैटेगरी थी छात्रों, जैसे इसके अंतर्गत जो मारवाड़ के सामंत जे इसे सिरायत ये क्या थे? मारवाड़ के सामंत सिरायत, मारवाड़ के सामंत, मारवाड़ के प्रथम श्रेणी के सभी सामंत, मारवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी के सभी सामंत राठौड़ वंश के होते थे। मारवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी के सभी सामंत राठौड़ वंश के होते थे, जो सिरायत कहलाते थे। जो मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ वंश के जो सामंत है, ये क्या प्रथम श्रेणी के जो जैसे प्रथम श्रेणी के सामंत थे, ये क्या कहलाते? सिरायत कहलाते थे, और सारे क्या थे? राठौड़ वंश के थे। इसीलिए मारवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी के सभी सामंत राठौड़ वंश के होते थे, और जो क्या कहलाते थे? सिरायत कहलाते थे। छात्रों, ये जो सामंत थे ये क्या है कि राजा के दाईं तरफ बैठते थे, राजा के दाईं तरफ दरबार में बैठते थे। कहाँ बैठते थे छात्रों? दाईं तरफ बैठते थे। छात्रों, दाईं मिसल के अब जो सिरायत थे ये दो प्रकार के थे छात्रों। एक दाईं मिसल के सिरायत
दाई मिसल के सिरायत। छात्रों ये कौन थे? राव जोधा के भाई के वंशज, राव जोधा राठौड़ के भाई के वंशज जो दरबार में दाईं तरफ बैठते थे। कौन थे छात्रों? ये दाई मिसल के सिरायत थे छात्रों। और ये कहाँ बैठते थे? ये बैठते थे राव जोधा के भाई के वंशज थे ये, और दरबार में दाईं तरफ बैठते थे। इसमें बाई मिसल के सामंत कौन होते थे छात्रों? ये थे राव जोधा के वंशज, जो दरबार में बाईं तरफ बैठते थे, दरबार में बाईं तरफ बैठते थे। छात्रों जो सिरायत नाम के जो सामंत थे, ये कौन थे? मारवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी के सभी सामंत राठौड़ वंश के होते थे, और जो सिरायत कहलाते थे, जो राठौड़ राजपूत थे। राठौड़ राजपूत क्या थे कि ये सिरायत कहलाते थे मारवाड़ के अंदर। और ये सिरायत दो प्रकार के होते थे, एक दाई मिसल के सिरायत तथा दूसरा बाई मिसल के सिरायत। तो दाई मिसल के सिरायत है छात्रों, ये दाई मिसल के जो सिरायत, ये सिरायत कौन है छात्रों? ये सिरायत है राव जोधा राठौड़ के। कौन? राव जोधा राठौड़ के भाई के वंशज। जो राव जोधा राठौड़ थे उनका सगा भाई था, उसके जो वंशज है वो क्या है कि दरबार के अंदर राजा के कहाँ बैठते हैं? दाईं तरफ बैठते हैं। और जो राव जोधा के अर्थात राव जोधा का पुत्र थे, राव जोधा के पुत्र ये कहाँ बैठते हैं? राव जोधा के जो वंशज है ये दरबार के अंदर बाईं तरफ बैठते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? बाई मिसल कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? दाई मिसल कहलाते हैं। छात्रों तो इस प्रकार से छात्रों जो ये दाई मिसल और बाई मिसल के क्या थे कि ये सामंत थे। छात्रों सामंतों के विशेषाधिकार देखेंगे छात्रों के सामंतों को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे। सामंतों के विशेषाधिकार, छात्रों सामंतों के विशेषाधिकार कौन कौन से थे उनके बारे में चर्चा करते हैं छात्रों कि सामंतों को ताजिम विशेषाधिकार प्राप्त था। जब सामंत दरबार में आते थे, ताजिम क्या था? जब सामंत दरबार में आते थे तो मेवाड़ के महाराणा खड़े होकर स्वागत करते थे। मेवाड़ के महाराणा खड़े होकर स्वागत करते थे। मेवाड़ के महाराणा खड़े होकर क्या करते थे? स्वागत करते थे। वहां पसाव क्या था छात्रों? मेवाड़ के महाराणा द्वारा सामंत के कंधे पर हाथ रखना, सामंत के कंधे पर हाथ रखना। छात्रों ताजिम, वहां पसाव, बड़ी ओल, मेवाड़ के महाराणाओं के दाईं तरफ बैठक, मेवाड़ के महाराणा के
दाईं तरफ वाली बैठक, दाईं तरफ वाली बैठक बड़ी ओल कहलाती थी। बड़ी ओल कहलाती थी। इसमें उमराव, सामंत बैठते थे। उमराव सामंत बैठते थे। छात्रों, कुंवरों की पोल, कुंवरों की पोल कुंवरों की पोल, कुंवरों की पोल। छात्रों, महाराणा के बाईं तरफ की बैठक, महाराणा, कहाँ के महाराणा? मेवाड़। महाराणा के बाईं तरफ वाली बैठक कुंवरों की ओल कहलाती थी और कहलाती थी, कुंवरों की ओल कहलाती थी। इसमें युवराज व राजकुमार बैठते थे। राजकुमार बैठते थे। राजकुमार बैठते थे। छात्रों, सामंतों को राजस्थान में कुछ विशेष प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनके अंतर्गत छात्रों, जो सामंतों के विशेषाधिकार थे, ताजिम, जब सामंत दरबार में आते थे तो मेवाड़ के महाराणा खड़े हो जाते थे और जो उनका सम्मान करते थे। अर्थात कि कुछ ऐसे सामंत थे जो कि मेवाड़ के महाराणा से भी वरिष्ठ थे, उम्र में बड़े थे या इस प्रकार के विशेष कार्य कर रखे हैं जिनके द्वारा उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। तो छात्रों, ऐसे सामंत थे। तो ताजिम जब सामंत दरबार में आते थे तो मेवाड़ के महाराणा खड़े होकर उनका स्वागत करते थे। बाह पसाव, मेवाड़ के महाराणा द्वारा सामंत के कंधे पर हाथ रखकर उसे विशेष सम्मान प्रदान किया जाता था। ये क्या कहलाता था? बाह पसाव। बड़ी पोल, मेवाड़ के महाराणा के दाईं तरफ वाली बैठक बड़ी पोल कहलाती थी। इसमें उमराव, जो उमराव थे, अर्थात 16, जो मेवाड़ के सबसे टॉप जो 16 सामंत थे वो क्या कहलाते थे? उमराव कहलाते थे। और कहाँ बैठते थे ये? बड़ी ओल। कहाँ बैठते थे छात्रों? बड़ी ओल। मेवाड़ के महाराणा के दाईं तरफ वाली बैठक बड़ी ओल कहलाती थी। इसमें उमराव सामंत बैठते थे। कुंवरों की ओल, महाराणा मेवाड़ के बाईं तरफ वाली बैठक कुंवरों की ओल कहलाती थी। इसमें युवराज व राजकुमार बैठते थे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो सामंत थे, सामंतों को कुछ विशेष प्रकार के जो सम्मान प्राप्त थे। छात्रों, सामंतवाद की विशेषता। अब हम देखेंगे छात्रों सामंतवाद की विशेषता। सामंतवाद की विशेषता। सामंतवाद की विशेषता। तो छात्रों, सामंतवाद की जो विशेषता है छात्रों को किस प्रकार से? समानता पर आधारित है। समानता पर आधारित। समानता पर आधारित। छात्रों, सामंत स्वयं को राजा के समकक्ष समझते थे। राजा के समकक्ष समझते थे, क्योंकि सामंत और राजा एक ही कुल के थे। एक ही कुल के होते थे।
सामंत जागीरों पर अपना पैतृक अधिकार समझते थे, अपना पैतृक अधिकार समझते थे, अपना पैतृक अधिकार समझते थे। छात्रों, सामंत पैतृक अधिकार समझते थे, राजा से रक्त संबंध होना, राजा से रक्त संबंध होना, राजा से रक्त संबंध होना, अधिकांश सामंत राजा के कुल रक्त संबंधी थे, राजा के कुल के वह रक्त संबंधी थे, राजा के कुल के वह रक्त संबंधी थे, रक्त संबंधी थे। राजा की रक्षा के लिए अपने प्राण, राजा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे, न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। स्वामी सेवक का संबंध, स्वामी सेवक का संबंध, स्वामी सेवक का संबंध। राजस्थान में राजाओं तथा सामंतों के संबंध में काफी उतार चढ़ाव आए, परंतु सामंत सदैव स्वामी भक्त बने रहे, सदैव स्वामी भक्त बने रहे। छात्रों, सामंतों का उत्थान पतन, सामंतों का उत्थान पतन। राजाओं के उत्थान पतन के साथ सामंतों का उत्थान पतन निर्भर होता था। राजाओं के उत्थान पतन के साथ अभी एक्सप्लेन करेंगे छात्रों ने, राजाओं के उत्थान पतन के साथ निर्भर साम्राज्य विस्तार होने पर सामंतों की जागीर का भी विस्तार, सामंतों की जागीर का भी विस्तार। छात्रों, जो सामंतवाद है, सामंतवाद की विशेषताओं के अंतर्गत देखिए, समानता पर आधारित, समानता पर आधारित किस प्रकार से कि जो सामंत थे, सामंत क्या करते थे, सामंत स्वयं को राजा के समकक्ष समझते थे। किसके समकक्ष समझते थे? राजा के समकक्ष समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि सामंत और राजा क्या थे? एक ही कुल के थे। कौन थे? सामंत और राजा। राजा क्या थे?
एक ही कुल के थे। कौन थे? सामंत और राजा एक ही कुल के होने के कारण ये क्या करते थे कि राजाओं के समकक्ष अपने आप को समझते थे। सामंत जागीरों पर अपना पैतृक अधिकार समझते थे। जो जागीरें उन्हें प्रदान की जाती थी उनके लिए वो ये कहते थे कि खैरात में नहीं दी गई है, ये तो हमारा पैतृक अधिकार है। आप हमारे पिताजी के बड़े भाई हैं इसलिए आप राजा हैं, और हम आप हमारे पिताजी के बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए आप राजा बन गए, और हम आपसे छोटे हैं इसलिए क्या है कि हम इन जागीरों का उपयोग कर रहे हैं। हम आप ही के कुल के हैं, हम आप ही के रक्त संबंधी हैं, इसलिए वो क्या करते थे कि राजा को वो स्वयं के समकक्ष समझते थे। और साथ ही जो सामंत जो जागीरें थी जागीरों पर अपना पैतृक अधिकार मानते थे। राजा से रक्त संबंध होना। छात्रों, अधिकांश जो सामंत होते थे, अधिकांश सामंत वही थे जो राजा के कुल के थे, राजा के परिवार के सदस्य हैं, अर्थात राजा के जो रक्त संबंधी हैं वही क्या है कि अधिकांश सामंत हैं। तो राजा की जो रक्त संबंध का होना, अर्थात जो अधिकांश सामंत राजा के कुल के वे रक्त संबंधी थे। राजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने, राजा की रक्षा के लिए वो क्या करते थे? अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। स्वामी सेवक का संबंध क्या थे छात्रों? स्वामी तथा सेवक का संबंध कौन थे? स्वामी व सेवक का संबंध अर्थात जो राजा थे, राजा व सामंतों के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आते रहे। सामंतों की जागीरियां छीनी भी गई, सामंतों की जागीरियां सीमित हो गई थी, उनकी कई बार जागीर थी वो छीन भी ली गई थी, परंतु हमेशा वो कैसी भी स्थिति हो, राजा युद्ध में पराजित हो गया हो या आर्थिक स्थिति विकट हो राजा की, परंतु हमेशा ही राजस्थान के राजाओं तथा सामंतों के संबंध में काफी उतार चढ़ाव आते रहे, परंतु हमेशा जो सामंत थे, सामंत क्या है कि राजा के स्वामी भक्त बने रहे। सामंतों का उत्थान व पतन। राजाओं का जब उत्थान में पतन होता था उसी के साथ में सामंतों का भी उत्थान में पतन होता था। अर्थात किसी राजा ने दूसरे राज्य पर अधिकार कर लिया है और अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सामंतों की जो जागीर होती थी, सामंतों की जागीरों के अंदर भी वृद्धि हो जाती थी। और यदि राजा पराजित हो गया है और उसके साम्राज्य पर किसी अन्य राजा ने अधिकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता था कि जो सामंत थे, सामंतों की जागीरें छिन भी जाती थी, सामंतों की जागीरें कम भी हो जाती थी। परंतु जो ये सामंतों का जो उत्थान में पतन होता था, ये उत्थान में पतन किसके साथ होता था? राजाओं के उत्थान में पतन के साथ में सामंतों का उत्थान में पतन होता था छात्रों। तो इसीलिए समानता पर आधारित जो ये थे, इसके अतिरिक्त राजा से ये रक्त संबंध का होना, स्वामी सेवक का संबंध होना तथा जो सामंतों का उत्थान व पतन। छात्रों, जो अगली विशेषता है सामंतवाद की, वो अगली विशेषता इस प्रकार से छात्रों की उत्तराधिकारी शुल्क। अगली जो विशेषता है छात्रों को कौन सी है? उत्तराधिकारी शुल्क। सामंतों को विशेष अवसरों पर उत्तराधिकारी शुल्क देना पड़ता था, जैसे उत्तराधिकारी शुल्क। ये अगली विशेषता है छात्रों। इसके अंतर्गत क्या है कि सामंत या जागीरदार की मृत्यु पर, सामंत या जागीरदार की मृत्यु पर सामंत या जागीरदार की मृत्यु पर क्या होता था कि जब नया उत्तराधिकारी बनता था, मृत्यु पर नया उत्तराधिकारी बनता था तो उसे राजा को उत्तराधिकारी शुल्क देना पड़ता था। राजा को उत्तराधिकारी शुल्क देना पड़ता था। राजा को उत्तराधिकारी शुल्क देना पड़ता था यदि उत्तराधिकारी शुल्क जमा नहीं कराता था तो उसकी जागीर जब्त कर ली जाती थी। छात्रों, उत्तराधिकारी शुल्क सामंतवाद की ये भी एक विशेषता थी कि जब
कोई सामंत या जागीरदार मर जाता था तो उसकी मृत्यु के बाद में जो उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था उस जागीर का अगला स्वामी कहलाता था। और वो स्वामी कब कहलाएगा? जब वो राजा को उत्तराधिकारी शुल्क देगा। यदि वो उत्तराधिकारी शुल्क सही समय पर नहीं जमा कराता था, जितना उत्तराधिकारी शुल्क वो नहीं देता था, तो उसकी जागीर क्या की जाती थी? राजा द्वारा जब्त कर ली जाती थी। तो छात्रों, तो उत्तराधिकारी शुल्क में क्या है? सामंत या जागीरदार की मृत्यु पर नया उत्तराधिकारी बनता था तो उसे राजा को उत्तराधिकारी शुल्क देना पड़ता था। यदि उत्तराधिकार शुल्क जमा नहीं कराता था तो उसकी जागीर जब्त कर ली जाती थी। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो अन्य जो अलग है जो इसकी विशेषता है, इसके अलावा अन्य जो विशेषता वो है सामंतों को विशेष अवसर पर दरबार में उपस्थित होना। सामंतों को विशेष अवसर पर दरबार में उपस्थित रहना। सामंतों का विशेष अवसर पर दरबार में उपस्थित रहना। दरबार में उपस्थित रहना, विशेष अवसरों पर दरबार में उपस्थित होना। छात्रों, अक्षय तृतीया कब उपस्थित रहता था ये सामंत? एक तो अक्षय तृतीया, दीपावली, दशहरा, आपातकाल में कब उपस्थित रहते थे छात्रों? ये एक तो अक्षय तृतीया पर सामंतों को जो राजधानी में उपस्थित होना अनिवार्य था, अर्थात राजा के समकक्ष से उपस्थित होना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त जो दीपावली का जो त्योहार है, दीपावली का जो त्योहार है छात्रों, दीपावली के त्योहार पे, दशहरे के त्योहार पर उपस्थित रहना अनिवार्य था। तथा आपातकाल, जो इससे कोई आक्रमण हो रहा है तो आक्रमण को रोकने के लिए या युद्ध करने के लिए जो मंत्रणा हो रही, तो ऐसे समय के अंदर भी जो सामंतों को दरबार में उपस्थित रहना आवश्यक था। तो कब रहना पड़ता था छात्रों? अक्षय तृतीया पर, दीपावली पर, दशहरे पर तथा आपातकाल में सामंतों को जो राज दरबार के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य था। अर्थात जो राजा के दरबार में उपस्थित होना क्या था? इन्हें अनिवार्य था। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो विशेष कार्यों से पूर्व विशेष कार्य करने से पूर्व सूचना देना। छात्रों, इससे सामंत विशेष कार्य क्या करेगा? जैसे कि नया दुर्ग बनवा रहा है, क्या कर रहा है? नया दुर्ग, कोई नया किला बनवा रहा है, नया दुर्ग बनाने की सूचना। नया दुर्ग बनाने की क्या करेगा? सूचना देगा। तथा जो पुराने दुर्ग की मरम्मत की सूचना तथा पुत्र पुत्रियों के विवाह की सूचना। छात्रों, ये क्या करेगा कि सामंत क्या कर रहा है कि सामंत कोई विशेष कार्य कर रहा है, जैसे कि नया किला बना रहा है तो नया किला बनाना अर्थात दुर्ग बना रहा है तो उसकी सूचना किसे देगा? उसकी सूचना वो शासक को देगा कि मैं नया किला बना रहा हूं और उसका प्रयोजन क्या है किला बनाने का। तथा जो दुर्ग की मरम्मत, जो पुराना किला, यदि कोई दुर्ग धस गया है या फिर उसकी मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत कराने से पहले भी वो राजा को सूचना देगा। तथा सामंत यदि अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करवाता है तो उस पुत्र पुत्रियों का विवाह वो कहाँ पर करा रहा है? किन रियासत के अंदर करा रहा है? कोई शत्रु रियासत में तो वो नहीं करा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजा को पुत्र पुत्रियों के विवाह की भी सामंत को जो क्या करनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। तो विशेष कार्य करने से पूर्व क्या कर रहा है सामंत? सूचना दे रहा है। छात्रों, सूचना कौन सी है? नया दुर्ग बनाने की सूचना, दुर्ग की मरम्मत कराने की सूचना तथा इसके अतिरिक्त जो पुत्र पुत्रियों की विवाह की सूचना ये दे रहा है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो सामंतवाद की विशेषता है वो विशेषता एक है अन्य शुल्क। सामंतवाद की विशेषता छात्रों की जैसे न्योता, तागीरात, मुस्मदी खर्च,
मुस्मदी खर्च, मुस्मदी खर्च, नजराना, तीर्थ यात्रा पर राजा को तीर्थ यात्रा खर्च राजा को देना, राजा के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, राजा के ज्येष्ठ पुत्र के जन्मदिन पर या जन्मोत्सव पर, जन्मोत्सव पर शुल्क देना, युद्ध के समय आर्थिक सहायता करना, युद्ध व अकाल के समय आर्थिक सहायता करना, आर्थिक सहायता करना। तो छात्रों, जो अन्य शुल्क है, अन्य शुल्कों के अंतर्गत क्या है कि न्योता, ताजीरात, मुस्मदी खर्च, नजराना, तीर्थ यात्रा पर खर्च राजा को देना, अर्थात तीर्थ यात्रा पर जो राजा जा रहा है तो ये क्या करेगा, सामंतों से ये टैक्स वसूलेगा, कर वसूलेगा, और सामंत किससे वसूलेंगे, जनता से वसूलेंगे। राजा के ज्येष्ठ पुत्र के जन्मोत्सव पर शुल्क देना, युद्ध व अकाल के समय राजा को आर्थिक सहायता पहुंचाना, राजा को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार के जो कार्य कौन करेगा छात्रों, कि इस प्रकार की जो कार्य करेगा वो जो सामंत करेगा। छात्रों, सामंतों चाकरी, चाकरी, चाकरी क्या होती है छात्रों, चाकरी, चाकरी सामंतों द्वारा, सामंतों द्वारा राजा को सैनिक सेवा देना, सामंतों द्वारा राजा को सैनिक सेवा देना, राजा को सैनिक सेवा देना। तथा इसमें न्योता क्या होता है छात्रों, न्योता राजकुमारियों के विवाह पर, राजकुमारियों के, जो राजा की लड़की है, राजकुमारियों के विवाह पर सामंतों से यह कर वसूला जाता था, यह कर वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था छात्रों, ये कि राजकुमारियों के विवाह पर सामंतों से यह कर वसूला जाता था। कौन सा कर था छात्रों, ये था न्योता। न्योता किससे वसूला जाता था, सामंतों से वसूला जाता था, और सामंत किससे वसूलते थे, जनता से वसूलते थे। चाकरी, सामंतों द्वारा राजा को सैनिक सेवा देना क्या कहलाता था, चाकरी कहलाता था।